नमस्ते जी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन नंबर 10 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 का। सेक्शन 9 में हमने बात की थी कि इविक्शन ऑफ टीनेंट कैसे हो सकता है, कि कैसे आप टीनेंट को भगा सकते हैं, खाली करवा सकते हैं, बेदखल करवा सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी से। अब जो सेक्शन नंबर 10 है, ये जो बना हुआ है, ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा रेमेडी और आपको प्रोवाइड करता है। ये बात करता है कि आप इमीडिएट पोजीशन कैसे ले सकते हैं। इमीडिएट पोजीशन का मतलब होता है कि आपको अत्यंत आवश्यकता है पोजीशन लेने की। आपकी जो ज़मीन आपने घर जो है मकान दे रखा है रेंट पे, आपको उसकी अत्यंत आवश्यकता पड़ रही है, तो आप इमीडिएट पोजीशन भी ले सकते हैं। तो जो सेक्शन नंबर 9 के ग्राउंड्स हैं वो तो अलग हैं ही है, उनमें तो जो कंडीशंस मेंशन है आप उन्हीं के बेसिस पे जो है पोजीशन ले सकते हैं, वापस इविक्ट कर सकते हैं टीनेंट को बेसिकली। लेकिन सेक्शन नंबर 10 में ये है कि आप पोजीशन कब वापस ले सकते हैं। तो इसमें बात करी ये है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सेक्शन नंबर 10 में है वो ये है कि ये जो सेक्शन नंबर 10 है ये सिर्फ रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस पे ही अप्लाई होगा, कॉमर्शियल प्रीमाइसेस पे अप्लाई नहीं होगा। रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस वो होते हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहा है या उसकी फैमिली रह रही है। कॉमर्शियल प्रीमाइसेस जहाँ पे कोई व्यक्ति अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपना ऑक्यूपेशन जो भी है वो कर रहा है। तो रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए ही सेक्शन नंबर 10 का एप्लीकेबिलिटी है। अगर ये कॉमर्शियल प्रीमाइसेस होगा तो नहीं होगा एप्लीकेबल, तो इमीडिएट पोजीशन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको फिर वही जो सेक्शन नंबर 9 है, इविक्शन ऑफ टीनेंट वाली जो बात है, वो वाली प्रोसेस जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सेक्शन नंबर 10 के अकॉर्डिंग ही हमें देखना पड़ता है। इसमें लिखा हुआ है कि चाहे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हुआ हो, किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हुआ हो, कोई भी यूजेस बना हुआ हो। यूजेस का बेसिकली मतलब कि कोई एक चली आ रही है कोई रीत, तो वो जो रीत चली आ रही है, चाहे वैसे कैसी भी रीत चली आ रही हो, या फिर एनीथिंग जो कॉन्ट्ररी नहीं है इस एक्ट के, तो इस एक्ट के अंदर के जो प्रोविजंस है, इनके अंदर कोई भी जो बात लिखी है वो कॉन्ट्ररी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो उन चीज़ों में क्या है कि जो लैंडलॉर्ड है उसके पास राइट है, वो क्या कर सकता है, अगर एक जो अपना जो प्रॉपर्टी है, जो इमीडिएट पोजीशन अगर लैंडलॉर्ड जो है वो चाहता है, जो मकान मालिक है वो अपना इमीडिएट पोजीशन चाहता है, तो वो एक पिटिशन फाइल करेगा रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर। रेंट ट्रिब्यूनल जो कि हम सेक्शन नंबर 13 में देखेंगे क्या होता है। तो सेक्शन नंबर 13 में आपको बता दूंगा रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में जो भी होता है। तो रेंट ट्रिब्यूनल एक बेसिकली एक अथॉरिटी है, उसके सामने आपको एक पिटिशन फाइल करनी होती है कि हमें जो है इमीडिएट पोजीशन चाहिए। तो आप वहाँ पे जो फाइल करेंगे वो है कि आपका रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रीमाइसेस है वो कॉमर्शियल प्रीमाइसेस हो, जो प्रीमाइसेस है वो रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस होना चाहिए। अब इसमें इन्होंने जो इंस्टेंसेस है, जो ग्राउंड्स हैं इमीडिएट पोजीशंस के, वो बता रखे हैं आगे। तो पहला इसमें बता रखा है कि अगर आप मान लीजिए भारतीय सेना में काम करते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में आप वर्क करते हैं, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो यूनियन की, पैरामिलिट्री फोर्सेस यूनियन की कौन सी हो गई, जैसे BSF, ITBP, असम राइफल्स, SSB सीमा सुरक्षा बल जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह की जो भी हैं ये सारी पैरामिलिट्री फोर्स होती हैं, CISF, CRPF, ये सारी पैरामिलिट्री फोर्स होती हैं जो यूनियन के अंडर में आती है। तो अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं, आप वर्किंग है, तो आप किसी भी पोस्ट पे हो यहाँ पे, इमटेरियल ऑफ द पोस्ट, कि आपकी पोस्ट कौन सी, ऑफिसर रैंक के हैं या फिर ऑफिसर रैंक से नीचे के हैं, तो आप क्या है इमीडिएट पोजीशन के लिए जो है एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। जिस दिन आपका रिटायरमेंट हो रहा हो या आपको रिलीज़ किया हो, वहाँ से कह दिया हो कि अब आपकी ड्यूटी की हमें आवश्यकता नहीं है, आपकी सर्विस की हमें आवश्यकता नहीं है, आप जा सकते हैं, या आपको डिस्चार्ज कर दिया हो कि आपका जो ड्यूटी का टाइम वो ख़त्म हो चुका है बेसिकली। तो या तो आपका रिटायर हो या रिलीज़ हो या आप डिस्चार्ज हुए हों, तो इन जब भी आप ये रिटायर हुए हैं, जब भी आप रिलीज़ हुए हैं, जब भी आप डिस्चार्ज हुए हैं, इसके 1 साल के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन जो पिटिशन है वो फाइल कर सकते हैं रेंट ट्रिब्यूनल के सामने कि मुझे इमीडिएट पोजीशन चाहिए, ये मेरी प्रॉपर्टी का जिसमें ये बंदा रह रहा है और अब मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरी सर्विस थी तो मैं जहाँ सर्विस थी वहाँ रह रहा था, लेकिन अब मुझे रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये एक इमीडिएट कारण है जिससे आदमी को लगता है कि हाँ यार ये इसके लिए आवश्यकता है, इसकी ज़रूरी है। तो इसलिए प्रोविज़न सेक्शन नंबर जो 10 है इसमें ये बातें लिखी गई हैं। तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या फिर आप कब लगा सकते हैं, जब ये जो एक्ट कमेंस हुआ था। तो ये एक्ट जो है कमेंस हुआ था, मैंने आपको बताया था, ये इसके एक्ट की जो कमेंसमेंट डेट थी ये 1 अप्रैल जो है वो मैंने आपको बताई थी, 1 अप्रैल 2003 को ये कमेंस हुआ था। तो 1 अप्रैल 2003 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या फिर जिस दिन आपका रिटायरमेंट है या रिलीज़ है या डिस्चार्ज आप हो रहे हैं उनके 1 साल के अंदर अंदर, जब भी हुए उसके 1 साल के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जो भी बाद वाला हो वो काउंट किया जाएगा। तो आप जो है अभी मान लीजिए 2003 में तो आप रिटायर होने रहे, आज की डेट में आप रिटायर होते हैं, तो आज की डेट में अगर आप रिटायर होते हैं तो जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो जिस दिन रिटायर हुए उसके 1 साल के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा, ये हो गया A पॉइंट आपका।
बी पॉइंट में बात करिए कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट आउंड कॉरपोरेशन है, स्टेट आउंड कॉरपोरेशन मतलब स्टेट ने, राज्य ने कोई भी कॉरपोरेशन को ले रखा है, ख़रीद रखा है, राज्य का कोई कॉरपोरेशन है, उसमें आप वर्क करते हैं, उसमें आप काम करते हैं, मतलब आप सरकारी नौकर हैं कुल मिला के, मैं ये कह सकता हूँ। तो आप जो हैं जिस दिन रिटायर हो रहे हैं उसके 1 साल के अंदर अंदर, वही सेम चीज़ है, रिटायर होने के 1 साल के अंदर अंदर आप फाइल कर सकते हैं पिटिशन के मुझे जो है ये जगह चाहिए, ये प्रीमाइसेस चाहिए, क्योंकि मेरी आवश्यकता है। क्योंकि जब मेरी नौकरी थी तो मैं जहाँ रह रहा था वहाँ तो ठीक था, लेकिन अब मैं रिटायर हो चुका हूँ तो मुझे रहने के लिए जगह चाहिए जहाँ मेरा घर था। तो यहाँ पे भी आप इमीडिएट पोजीशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, वो भी रेंट ट्रिब्यूनल में ही लगेगी। या फिर जिस दिन आपका एक्ट कमेंस हुआ, तो एक्ट 2003 1 अप्रैल को कमेंस हुआ, तो 1 अप्रैल से 2003 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो जो बाद वाली जो एप्लीकेशन है, जो बाद वाले टाइम आएगा, तो बाद वाला टाइम जिस दिन आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, अगर आप आज रिटायर हो रहे हो तो आज के हिसाब से एप्लीकेशन में जाएगी, क्योंकि 2004 तो निकल चुका है, अभी 2020 चल रहा है, इसलिए। सी पॉइंट में आगे लिखा हुआ है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो सीनियर सिटीजन जो यहाँ पे सेक्शन नंबर 2H है, वहाँ डिफाइन है कि सीनियर सिटीजन क्या होता है। वहाँ बता रखा है कोई भी व्यक्ति जिसकी 65 साल से अधिक उम्र हो, 65 ईयर्स से ज़्यादा की अगर आपकी एज है तो आप सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। तो कहना चाह रहा है कि सीनियर सिटीजन है तो वो कब फाइल कर सकता है, 3 साल अगर वो जो प्रीमाइसेस है उसको उसने रेंट पे दे रखा है और 3 साल पूरे हो चुके हैं। मान लीजिए आज आपने रेंट पे प्रीमाइसेस दिया, आज 2020 1 जनवरी है, आपने रेंट पे प्रीमाइसेस दिया अपना, 2023 जब आएगा 1 जनवरी तो ये 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और 2023 को ही आप मान लीजिए 65 साल के पूरे हो गए, या इससे पहले भी आप 65 साल के पूरे हो गए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3 साल जो है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए प्रीमाइसेस को लेट आउट किए हुए, रेंट पे दिए हुए। तो 65 साल के चाहे आप आज हो चुके हो और आज ही आपने रेंट पे दिया है, तो लेकिन 3 साल पूरे होना ज़रूरी है रेंट के लिए। जो लेट आउट आपने जो किया है, किराए पे जो दिया है, वो किराएदारी 3 साल की पूरी होना ज़रूरी है इसमें। तो जब 2023 में वो पूरी हो जाएगी, तो 2023 में जो है 65 साल के आप पूरे हो चुके हो और 2023 में जो 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो आप जो है पिटिशन फाइल कर सकते हैं रेंट ट्रिब्यूनल में कि मुझे जो है ये जगह की आवश्यकता है, तो मुझे दी जाए, इमीडिएट पोजीशन मेरा दी जाए। तो ये जो अभी तक इंस्टेंस हमने पढ़े, इनकी सभी की जो प्रोसीजर है वो सेक्शन नंबर जो 16 दिया हुआ है इसी एक्ट का, उसमें प्रोसीजर बता रखिए कि किस तरह से पिटिशन आप फाइल करेंगे, कितने दिन में नोटिस सामने वाली पार्टी को दिया जाएगा, फिर आपको रिप्लाई देने का, रीजॉइंडर जो इसको हम कहते हैं, वो फाइल करने का आपको कब टाइम मिलेगा, फिर कितने दिन में जो पिटिशन है वो डिस्पोज की जाएगी। वो सेक्शन नंबर 16 में प्रोसीजर बता रखी है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिर आगे इसमें उन्होंने बात करी है कि अब इसमें पहले पॉइंट के अंदर तो ये रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए बात आ चुकी है कि अभी तक आप जो रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए बात कर रहे थे वो इन 3 कारण के लिए थे। अब यहाँ पे जो बात करने वाले हैं हम, ये रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों प्रीमाइसेस के इमीडिएट पोजीशन की बात करेगा, चाहे वो रेजिडेंशियल हो और चाहे कॉमर्शियल हो, ये उन दोनों प्रीमाइसेस के लिए बात करेगा। जो फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमने ये 3 इंस्टेंस पढ़े थे अलग अलग, कि कोई आप सेना में है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, या फिर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो ये सिर्फ होते हैं जहाँ पर रेजिडेंशियल पर्पज़ की बात करिए। अब जो बात करिए यहाँ पे रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों पर्पज़ की बात करिए। इसमें लिखा हुआ है डिपेंडेंट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंडलॉर्ड। अगर लैंडलॉर्ड जो है उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या डिपेंडेंट जो भी है उसका, वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है। अगर वो जो पर्सन था, जो लैंडलॉर्ड है, वो सेना के अंदर था और उसकी मृत्यु हो जाती है, जब वो सेना में अपनी सर्विस दे रहा है तो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अभी मान लीजिए मकान उस व्यक्ति के नाम है, तो वो लैंडलॉर्ड हुआ। तो वो जो लैंडलॉर्ड हुआ, अब उसकी जो डिपेंडेंट है, उसकी जो स्पाउस है, जो वाइफ है, या फिर जो उसके बच्चे हैं, या उसके मदर फादर जो भी हैं, तो वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं वो सारे लोग भी फाइल कर सकते हैं। तो वो एक पिटिशन फाइल करेंगे रेंट ट्रिब्यूनल के सामने कि हमें जो है ये जो प्रीमाइसेस है ये चाहिए। इसमें ये बात स्पेसिफिक मेंशन कर दी है कि वो जो है रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस ही होना चाहिए, यहाँ पर कमर्शियल प्रीमाइसेस नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो आपको भी 2 मिनट पहले बताया था कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों के लिए हो सकता है, वो नहीं था। एक्चुअल चीज़ वो यही है कि यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस स्पेसिफिक लिखा हुआ है, तो रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए ही वो है जो डिपेंडेंट जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो फाइल कर सकते हैं। आगे इन्होंने लिखा वही बात कि 1 साल के अंदर अंदर फाइल कर सकते हैं जिस दिन आपकी मृत्यु हुई है। तो जिस दिन जो लैंडलॉर्ड है उसकी डेथ हुई है, उसके 1 साल के अंदर अंदर उसके डिपेंडेंट जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो फाइल कर सकते हैं, या फिर जिस दिन ये एक्ट कमेंस हुआ हो। जो बात अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं सेम मीनिंग वही है। तीसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है, तो जो उसकी विडो है, जो उसकी विडो मतलब जो उसकी महिला है, जो उसकी पत्नी है, जिस पर्सन की मृत्यु हुई है,
तो वो एक पिटिशन फाइल कर सकती है रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर। अब वो जो विडो है वो किस तरह की भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो सर्विस वाला व्यक्ति हो, चाहे वो सेना वाला हो या सीनियर सिटीजन हो, जनरल आदमी भी है जिसके नाम पे मकान है और जिसके नाम में मकान है उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो अगर डेथ हो जाती है तो जो उसकी वाइफ है वो फाइल कर सकती है, पूरे उसके पास राइट है कि वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जो प्रीमाइसेस दिया गया है उसके लिए इविक्शन, उसको इमीडिएट पोजीशन के लिए वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, पिटीशन फाइल कर सकती है रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर। वो 1 साल के अंदर फाइल कर सकती है। यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो दे रखा है कि 1 साल के अंदर अंदर ही फाइल करेगी जिस दिन डेथ हुई। अभी तक हम टाइम पीरियड देखते हैं तो जनरली 1 साल ही आ रहा है। आप सेना में हैं तो आपकी रिटायरमेंट जो है वो 1 साल होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में है तो 1 साल जब आप वहाँ पे सर्विस आपका ख़त्म हो चुकी है। सीनियर सिटीजन में अपन ने 3 साल देखा था कि 3 साल जो है प्रीमाइसेस पूरा हो जाना चाहिए, 3 साल के लिए आप दे चुके हो उसके बाद ही फाइल करोगे। फिर आगे अपन ने विडो वाली जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव देखा तो 1 साल, अब वापस यहाँ पे विडो वाला हम देख रहे हैं जनरल तो भी 1 साल है। सबसेक्शन 2 में इसमें बात करी है कि जो प्रीमाइसेस लेट आउट किया है, अगर आपके मान लीजिए 1 से ज़्यादा प्रीमाइसेस हैं और आपने वो 1 से ज़्यादा जो प्रीमाइसेस है वो सारे आपने उस म्यूनिसिपल एरिया में वो लेट आउट किए। मान लीजिए आप जयपुर के अंदर रहते हैं तो जयपुर में आपके 3 मकान हैं और तीनों आपने किराए पे दे रखे हैं और आप रहते हैं बीकानेर हैं, तो जो आप पिटिशन फाइल करेंगे वो सिर्फ किसी भी एक मकान के लिए फ़ाइल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप तीनों मकानों के लिए इमीडिएट पोजीशन की फ़ाइल कर दें, आप सिर्फ एक के लिए ही फ़ाइल करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आप जो है उस प्रीमाइसेस उस म्यूनिसिपल एरिया में नहीं रहने चाहिए। मतलब कहना चाह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मान लीजिए जयपुर में 3 मकान हैं और आपने 2 मकान तो रेंट पे दे रखे हैं और 1 मकान में आप ऑलरेडी खुद रह रहे हैं, तो म्यूनिसिपल एरिया जो है वो जयपुर का ही काउंट किया जाएगा, जयपुर में ही माना जाएगा, ये तीनों मकान आपके जयपुर के इसलिए। तो अब आप इमीडिएट पोजीशन के लिए तो एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इमीडिएट पोजीशन का बेसिकली रूल ही ये है कि आपको कोई जगह नहीं मिल पा रही है। तो आपको अगर जगह मिल पा रही है रहने के लिए तो आप बिल्कुल ये फ़ाइल नहीं करेंगे इमीडिएट पोजीशन के लिए। आप जो है इविक्शन ऑफ टेनेंट जो सेक्शन नंबर 9 के ग्राउंड्स हैं उसमें ज़रूर जा सकते हैं। यहाँ पर इमीडिएट पोजीशन के लिए आप फाइल नहीं कर सकते। आगे इसमें लिखा हुआ है सबसेक्शन 3 में कि मान लीजिए अगर आपको जो लैंडलॉर्ड है उसको ऐसी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है और जो परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो अब अगर वो ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे रहता है और ग्राउंड फ्लोर पे जो है उसने टेनेंट जो किराएदार है उनको दे रखा है, तो जो फर्स्ट फ्लोर पे अगर वो रहता है तो वो ये कह सकता है अपने जो टेनेंट है लैंडलॉर्ड जो किराएदार है कि आप जो है फर्स्ट फ्लोर पे रहना शुरू कर दीजिए, मुझे ग्राउंड फ्लोर दे दीजिए क्योंकि मुझे आवश्यकता है, क्योंकि मेरा पैर टूट चुका है, अब मैं ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊँगा, मेरे घर में लिफ्ट भी नहीं है, तो मुझे ऊपर चढ़ने में पैर में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम ये एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक एक्सचेंज हो सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है पिटीशन आप इस पर्पज़ के लिए भी फाइल कर सकते हैं कि जो टेनेंट है उसको ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया जाए और आप नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएं। लेकिन अगर ये बात आती है कि आपके पास ऑलरेडी एक प्रीमाइसिस है उसी म्यूनिसिपल एरिया में जो कि ग्राउंड फ्लोर का है, मतलब मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, मान लीजिए जयपुर में आपके 2 मकान हैं, आपने एक मकान किराए पे दे रखा है, एक मकान आपका खाली पड़ा हुआ है और एक मकान जो है उस पर आपने क्या किया हुआ है कि नीचे वाले फ्लोर पे तो किराएदार रहते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पे आप रहते हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया, अब आप सीढ़ियाँ चढ़ने में आप नहीं चढ़ सकते हैं, तो आप अगर ये इमीडिएट पोजीशन के लिए पिटीशन फाइल करते हैं रेंट ट्रिब्यूनल में कि जो किराएदार है उसको तो फर्स्ट फ्लोर पे कर दो और हम जो है ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएं, नीचे वाले फ्लोर पे हम आ जाएं, तो आप ये पिटीशन फाइल आपकी अगर कर भी देते तो ये मेंटेनेबल नहीं होगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक मकान है जिसमें आप रह सकते हैं और ग्राउंड फ्लोर जो नीचे वाला हिस्सा है उस मकान का वो खाली है। जो मैंने आपको बताया ना दूसरा मकान खाली है, तो वो खाली आप वहाँ जाके रह सकते हैं, कोई मना नहीं है आपको। तो आप ये इमीडिएट पोजीशन की जो पिटीशन है ये फाइल जो है मेंटेनेबल नहीं होगी। मतलब आप पिटीशन फाइल कर दीजिए, सामने वाली पार्टी अगर एविडेंस दे देती है कि आपके पास ऑलरेडी एक मकान है ग्राउंड फ्लोर का है, तो इस पॉइंट पे आप जो है उस पर्सन से उसको ऊपर वाला जो फ्लोर है उस पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये और लिखिए कि रेंट ट्रिब्यूनल जब ऑर्डर पास करेगा कि आप एक्सचेंज कर लीजिए, ऊपर वाले से आप नीचे आ जाइए और नीचे वाले को ऊपर कर लीजिए, तो रेंट ट्रिब्यूनल इस बात का ध्यान रखे कि जितना पोर्शन ऊपर दिया हुआ था उतना पोर्शन ही नीचे उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये रेंट ट्रिब्यूनल के ऊपर एक ड्यूटी है कि आप इसका ध्यान रखें। 4th पॉइंट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब लैंडलॉर्ड रिकवर कर रहा है पोजीशन को इस सेक्शन के अंदर, तो वो क्या करेगा, अगर आपने मान लीजिए इमीडिएट पोजीशन जो है इमीडिएट पोजीशन आपको मिल गया है,
तो जो लैंडलॉर्ड है अब वो क्या है कि 3 साल तक सेम प्रेमाइसिस को किसी और बंदे को किराए पे नहीं देगा। मतलब आपने इमीडिएट पोजीशन पे तो किसी पर्सन से, किसी टेनेंट को घर से भगाया और आपने इमीडिएट पोजीशन से आपने पोजीशन ले लिया। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, तो आप 3 साल तक ये काम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल डिबार है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस टेनेंट को, जिस किराएदार को आपने भगाया है उसके पास पूरा राइट है, मतलब भगाया मतलब रेंट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है बेसिकली कि आप जा सकते हो क्योंकि इनको आवश्यकता है इमीडिएट पोजीशन की। तो जो जिस पर्सन को रेंट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है कि आप जाइए, तो वो जो पर्सन है उसके पास पूरा राइट है, वो एक पिटिशन फाइल कर देगा कि मुझे जो है गलत तरीके से यहाँ पे भगाया, निकाला गया क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मेरे जाने के बाद दूसरे व्यक्ति को रेंट पे इनका जो घर है वो दे दिया। तो आप 3 साल तक वो नहीं दे सकते। अगर आप 3 साल के अंदर दे देते हैं तो वापस जो पर्सन है जिसको आपने भगाया है उसका वापस पोजीशन वहाँ पे आ जाएगा और ये सेक्शन नंबर 16 की जो प्रोसीजर है वो अप्लाई होगी यहाँ पे। तो मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी, वापस बता देता हूँ कि इमीडिएट पोजीशन जब आपको मिलता है तो सेक्शन नंबर 16 ही जाता है। तो इसमें भी यही चीज़ है कि अगर आप किसी को भगा दे, किसी को खाली करवा देते हैं, रेंट ट्रिब्यूनल से ऑर्डर आ जाता है और खाली कर देता है कोई व्यक्ति, और आप 3 साल के अंदर अंदर किसी को रेंट पे दे देते हैं तो वापस उसके पास राइट है और सेक्शन नंबर 16 की ही प्रोसीजर अप्लाई होगी यहाँ पे। आगे इसमें बात आती है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि लैंडलॉर्ड का मतलब हम क्या समझे। तो लैंडलॉर्ड का मतलब आप यहाँ पे वो समझेंगे जो उस प्रेमाइसिस का ओनर है। तो सेक्शन नंबर 10 बेसिकली जो है रेजिडेंशियल प्रेमाइसिस पे ही अप्लाई होगा, कॉमर्शियल प्रेमाइसिस के लिए अप्लाई नहीं होगा। दूसरी चीज़, लैंडलॉर्ड का मतलब वो जो एक ओनर है प्रॉपर्टी का। तो ओनर कौन है, जिसके नाम पे रजिस्ट्री हो चुकी है उस प्रॉपर्टी की, वही ओनर कहलाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली सेक्शन नंबर 10। थैंक यू।